फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं एसओएल के इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर बुक 2 के यूनिट 1 का पार्ट 2 बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह गए थे, ठीक है, अनदर राइटर्स के, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बना दिया है, जिसमें मैंने कमला दास के नैरेटिव्स की बात की है, जिसमें कमला दास अपने लाइफ के बारे में बताती हैं, अपनी जीवनी बताती हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अनदर 3 की। तो जिनका जो कि फर्स्ट है हमारे आज की वीडियो में, वो है मयंक ऑस्टन सूफ़ी, जिन्होंने बुक लिखी थी आई हैड कम टू फार, जिसके बुक के बारे चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अबाउट द आर्थर, अगर हम राइटर के बारे में बात करें कि राइटर कौन है, ठीक है, तो उनका नाम है मयंक ऑस्टिन सूफ़ी, जिनका जन्म हुआ था 1980 में। इज़ अ वेल नोन ऑथर, ब्लॉगर एंड जर्नलिस्ट। रियल नेम मयंक सिंह, ठीक है। तो जो मयंक ऑस्टिन सूफ़ी है, उनका जन्म 1980 में हुआ था। वो एक अच्छे जाने माने राइटर है, ऑथर, ठीक है, ब्लॉगर है, ब्लॉग लिखते हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और उनका असली नाम है मयंक सिंह। फेवरेट इंग्लिश नॉवलिस्ट जेनी ऑस्टन के से प्रेरित होकर उन्होंने अपने सरनेम में ऑस्टन लगा लिया, ठीक है। जैसा कि आपको दिख सकता है यहाँ पे मयंक ऑस्टन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जेनी ऑस्टन के सरनेम से उन्होंने मयंक ऑस्टन कर लिया। उसके बाद जो फेमस ब्लॉग है, जो कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, ठीक है, तो वो हैं दिल्ली वाला, पब्लिश इन हिंदुस्तान टाइम्स। जो फेमस ब्लॉग है दिल्ली वाला, वो काफ़ी पब्लिश हुआ था, ठीक है, दिल्ली हिंदुस्तान टाइम्स में काफ़ी फेमस किया गया था। तो ये है। इन हीज डेली ब्लॉग ही ऑलवेज टॉक अबाउट रिक्शा पुलर, स्ट्रीट वेंडर्स एंड रैक पिकर्स, मिग्रेंट पीपल। तो ये एक तरह से ना, जो मयंक ऑस्टन सूफ़ी हैं, ये एक तरह से समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनके ब्लॉग से यही पता चलता है, क्योंकि ये अपनी डेली लाइफ में जो भी ब्लॉग्स लिखते हैं ना, वो उन व्यक्तियों से रिलेटेड लिखते हैं जो कि दिल्ली में या फिर समाज में, सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है, इमिग्रेंट पीपल है, जो दूसरे कंट्रीज से यहाँ आके रह रहे हैं, दबदबाई में रह रहे हैं। तो ये उनके बारे में लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए ये लिखते हैं रिक्शे वाले के बारे में, जो रिक्शा खींचते हैं, या फिर स्ट्रीट वेंडर्स, गली में कूड़ा लेने वाले, कबाड़ा ख़रीदने वाले, इन सब के बारे में लिखेंगे। रैक पिकर्स, कूड़ा उठाने वाले, और मिग्रेंट पीपल, वह लोग जो दूसरे कंट्री से यहाँ आके मिग्रेंट होकर रहते हैं, उनके बारे में ये लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि उनकी जो बुक है नोबडी कैन लव मी मोर, वो डिस्क्राइब द लिव्स ऑफ द सेक्स वर्कर्स इन दिल्ली इन फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स। तो मयंक की जो बुक है नोबडी कैन लव्स मी मोर, कोई भी मुझे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो उनकी बुक थी वो डिस्क्राइब करती है लाइव्स ऑफ सेक्स वर्कर्स इन दिल्ली इन फेमस रेड लाइट एरियाज। तो सूफ़ी ने एक बुक लिखी, मयंक ऑस्टन सूफ़ी ने एक बुक लिखी, जिसमें वो बताते हैं सेक्स वर्कर्स के बारे में, ठीक है, सेक्स वर्कर्स के बारे में, जो कि दिल्ली के इन फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। वह एरिया जहाँ पे औरतें अपने सेक्स का वर्क करती हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी। तो यही बुक आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और जो आई कम टू फार जो बुक है, वो इनके द्वारा भी लिखी गई थी, ठीक है। ही टॉक अबाउट द जीबी रोड एंड द बेस्टन रोड इन हिज बुक। सो जो मयंक ऑस्टन सूफ़ी हैं, मयंक हैं, उन्होंने अपनी बुक में 2 रोड्स के बारे में बताया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेड लाइट एरिया से में मानी जाती है। फर्स्ट रोड का नाम है जीबी रोड एंड देन सेकंड है वेस्टर्न रोड इन हिज बुक, ठीक है। तो वो अपने बुक्स में इसके बात करते हैं और ये बताते हैं कि रेड लाइट एरिया में जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, उनकी लाइफ किस तरह की है, ठीक है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ किस तरह की, इसके बारे में वो अपनी बुक में बताते हैं, जो कि हम आगे चैप्टर में मैं आपको पूरी डिटेल्स में दूंगा। द ऑर्थर स्टार्ट विजिटिंग वन ऑफ द कोठास
there to teach English to the children of their 3 year. He kept visiting there. ठीक है। सो जब वो बुक लिख रहे थे तो बुक लिखने से पहले आपको भी पता होगा कि हमें बुक में क्या लिखना है, इसके बारे में हमें प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए। तो वो एक बुक लिख रहे थे सेक्स वर्कर्स पे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने रेड लाइट एरिया में जाना शुरू कर दिया। अराउंड 3 साल तक वो लगातार रेड लाइट एरिया में विजिट करा। वो वहाँ क्या करते थे, मयंक वहाँ जाके जो वहाँ के सेक्स वर्कर्स हैं उनके बच्चों को इंग्लिश सिखाते थे। ठीक है, टीच टू इंग्लिश टू द चिल्ड्रन, बच्चों को इंग्लिश सिखाने का काम वो करते थे रेड लाइट एरिया में जाके। सेक्स वर्कर्स हैज़ ऑलवेज बीन टैलेंटेड विद डिसरिस्पेक्ट, ट्रीटेड विद डिसरिस्पेक्ट बाय द सोसाइटी एंड देयर फैमिली। जो सेक्स वर्कर्स हैं सिंपली उन्हें सोसाइटी और जो उनकी फैमिली है डिसरिस्पेक्ट से बुलाती थी। डिसरिस्पेक्ट का मतलब कि वो एक ऐसा काम करते हैं जो हमारा समाज मानता है कि वो काम गलत है। ठीक है, हमारी सोसाइटी जानती है या फिर वो सोसाइटी का मानना ये है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं वो एक तरह का गंदा काम करते हैं। ठीक है, जैसे कहला डर्टी वर्क्स, सेक्स वर्कर डर्टी वर्क्स करते हैं जो कि सोसाइटी में माननीय नहीं है। तो सूफ़ी बस इसी के बारे, मयंक जो हैं वो इसी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे आखिर कि सोसाइटी का जो दूसरा नज़रिया है, ठीक है, जो सेक्स वर्कर्स हैं उनका जो नज़रिया है वो क्या है सोसाइटी के प्रति, इस बारे में वो ज़्यादा जानना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी और बुक लिखने से पहले वो 3 साल तक लगातार रेड लाइट एरिया में विजिट करा। ठीक है, सूफ़ी टेक्स इंटरव्यू ऑफ शॉपकीपर ऑन जीबी रोड। उन्होंने शॉपकीपर का एक इंटरव्यू लिया था। ठीक है, जो कि जीबी रोड पे एक शॉप है, वहाँ के शॉपकीपर दुकान वाले से एक इंटरव्यू लिया। अप्रेसिस्ट एट द टेम्पल, मंदिर के पंडित से भी उन्होंने इंटरव्यू लिया। अ फेलो राइटर एंड मैनी मोर्स, और एक राइटर से भी उन्होंने इंटरव्यू लिया और एक काफ़ी सारे व्यक्तियों से उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो आप बेसिकली आप जानते होंगे कि जब हम कुछ लिखते हैं तो हमें तर्क देने होते हैं। ठीक है, प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो इसके लिए हमें इंटरव्यू लेना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर कन्वर्सेशन विद द सुषमा, अ मिडल एज सेक्स वर्कर एट कोठा। ठीक, तो जो इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर में आप देखेंगे कि जो जितना भी कन्वर्सेशन हुआ है, ठीक है, जितनी भी बातें हुई हैं वो एक सेक्स वर्कर है सुषमा, ठीक है, उसके साथ हुई हैं। वो एक मिडिल एज, अराउंड उनकी एज है 49 के अराउंड। ठीक है, 40-45 के अराउंड उनकी एज है, बुक में सिंपली दिया गया हुआ है। तो वो एक सेक्स वर्कर है एट कोठा पे एक वो सेक्स वर्कर है, तो उनके साथ सारा का सारा कन्वर्सेशन दिखाया गया है। मयंक ने कभी भी अपनी बुक में जो भी सेक्स वर्कर्स हैं उन्हें, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन एक धंधा होता है, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब है कि अपना शरीर बेच के पैसे कमाने का काम है प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी अपनी बुक में सेक्स वर्कर को प्रोस्टिट्यूट्स नहीं कहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहते हैं एज ए सेक्स वर्कर। वो काम कर रहे हैं, भले ही कुछ भी काम कर रहे हैं पर काम कर रहे हैं, निठल्ले तो नहीं बैठे हैं एक तरह से। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हें कभी प्रोस्टिट्यूट नहीं कहा। इसके बाद हम देखते हैं, अब बेसिकली वो 3 साल तक लगातार वहाँ पे विज़िट करने लगा। ठीक है, मयंक जो हैं वो 3 साल तक लगातार वहाँ पे विज़िट करने लगे। तो सुषमा जो है उनसे बहुत अच्छी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। ठीक है, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी सुषमा से मयंक की। तो सुषमा ट्रीट हिम लाइक अ फ्रेंड, जो सुषमा है वो उन्हें फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी, दोस्त की तरह ट्रीट करती थी। शी कुक्स फूड फॉर हिम, ऑफर टू कलर हर हेयर विद द हीना। तो सुषमा के साथ दोस्ती हो गई थी, तो वो बेसिकली वहाँ जाते थे तो सुषमा मयंक के लिए फूड कुक करती थी। ठीक है, खाना बनाती थी। ऑफर टू कलर हेयर विद हीना, सुषमा मयंक को ऑफ़र करते थे कि आप मेरे हेयर को, मतलब बालों को कलर कर दीजिए हीना से। इस तरह से वो उन्हें बोलती थी क्योंकि काफ़ी अच्छी दोस्ती थी इसलिए। सो मयंक हैड अ क्लोज फ्रेंड चुवी हु हैड लिव्ड जीबी रोड। शी नेवर कॉन्टेक्ट सुषमा आफ्टर लिविंग। सॉरी, जो सुषमा है वो वहाँ पे एक सेक्स वर्कर है, तो उसकी एक फ्रेंड थी चुवी, CHOOV, चुवी। ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी। तो जब चुवी ने जीबी रोड को छोड़ा, ठीक है, जीबी रोड को जब छोड़ा तो शी नेवर कॉन्टैक्ट सुषमा आफ्टर लिविंग। तो सुषमा से चुवी ने कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे, बट आफ्टर द लिविंग शी विल नेवर कॉन्टैक्ट सुषमा टू आफ्टर। ठीक है,
सुषमा से कभी भी कांटेक्ट नहीं करा, तो सुषमा को भी काफ़ी इस चीज़ का बुरा लगता है। देन इन अ लॉन्ग पैसेज ऑर्थर डिस्क्राइब द रूम ऑफ द सुषमा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द रूम ऑफ सुषमा। तो आपको यहाँ पे रूम को डिस्क्राइब करना है अपने शब्दों में। मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा, बस बेसिकली आपको इस तरह बताना है उन पॉइंट्स को कि लगे कि हाँ आपने उस स्टोरी को पढ़ा है और काफ़ी ज़्यादा समझने की कोशिश की है, ठीक है। तो जो एक बड़े से पैसेज में ऑर्थर सुषमा के रूम को डिस्क्राइब करता है, तो जो द फेडेड मैट्रिक्स, फटे हुए मैट्रिक्स हैं, प्लास्टिक प्लेट्स हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, एल्यूमिनियम बाउल्स हैं, एल्यूमिनियम के बाउल्स हैं, एंड हाफ जार ऑफ राइस एंड ओवरऑल इफेक्ट इज सैड। आधा जार से भरा हुआ, आधा राइस से भरा हुआ आधा एक जार रखा हुआ है कमरे में, ठीक है। एल्यूमिनियम के बॉल्स हैं, प्लास्टिक प्लेट्स हैं, मैट्रिक्स जो हैं वो फटे हुए हैं, एंड ओवरऑल इफेक्ट इज सैड। और जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको देख के लगता है कि यहाँ पे जो माहौल है वो थोड़ा सैड सा माहौल है, ठीक है, दुख भरा माहौल है। शी डजेंट हैव स्पून टू गिव आर्थर, शी सर्व टू फूड आर्थर, ठीक है। तो सुषमा के पास इतनी ज़्यादा एक तरह से गरीबी दिखाई गई है लाइफ में, ठीक है, इतनी गरीबी दिखाई है कि सुषमा के पास एक स्पून, चम्मच भी नहीं है कि वो आर्थर यानी मयंक को दे सके जब वो मयंक को कुक सर्व करती हैं, फूड कुक सर्व करती हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा गरीबी इसमें दिखाई गई है। तो बेसिकली आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सेक्स वर्कर की लाइफ भी काफ़ी कठिन होती है। हम लोग ही कह सकते हैं यहाँ पे कि सेक्स वर्कर काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं, पर नहीं, सेक्स वर्कर की लाइफ भी काफ़ी कठिन होती है। अब इसके बाद जो आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नैरेटिव स्टाइल है कि ठीक है, नैरेटिव स्टाइल्स किस तरह का है। तो ही टेक्स इंटरव्यू ओवर 3 years। मयंक जो है उन्होंने 3 साल तक कंटिन्यूसली इंटरव्यू लिया, ठीक है, 3 साल तक इंटरव्यू लिया, जीबी रोड के आसपास के सभी व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया, जिससे कि उन्हें बुक लिखने में हेल्प हुई। ही अलाउज पीपल टू टेल देयर स्टोरी एज फार एज पॉसिबल इन देयर ओन वर्ड्स। तो मयंक क्या करते थे, मयंक लोगों को अलाउ करते थे कि आप अपनी स्टोरी बताइए अपने शब्दों में। अपने शब्दों का मतलब कि आपने अपने लाइफ में जो भी जिया है, यहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये सब आप अपने शब्दों में बताइए, ठीक है। जितना हो सके उतना बताने की कोशिश कीजिए। तो ये मयंक ने अलाउ कर रखा था। उसके बाद आता है दिस मेक्स हीज नैरेटिव मोर कन्विंसिंग, ठीक है। तो ये जो अलाउनेस है कि आप अलाउ कर देते हैं पीपल्स को कि आप अपनी स्टोरी बताइए, तो इससे क्या होता है, जो ऑर्थर है उसकी जो नैरेटिव की शक्ति है, ठीक है, बुक लिखने की जो समझने, बुक लिखते टाइम जो समझने की शक्ति है वो बढ़ जाती है, कन्विंसिंग हो जाती है। लोग इस बुक को पढ़ के कन्विंस होते हैं कि हाँ भाई इसमें जो इंटरव्यू दिया गया है वो असली है, ठीक है, मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है। ही डिस्क्राइब सुषमा, ही राइट्स, ठीक है। तो जब वो सुषमा को डिस्क्राइब करते हैं तो वो क्या लिखते हैं, तो ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछ लिया जाता है, आपको सीधा पैराग्राफ दे दिया जाएगा कि इसका क्या अर्थ है या फिर आप इसको एक्सप्लेनेशन दीजिए, ठीक है। तो वो लिखते हैं ही राइट्स दैट शी इज़ सेक्स वर्कर, सुषमा एक शी इज़ सेक्स, वह एक सेक्स वर्कर है, हर रेट इज़ 150 रुपीज़, उनका रेट है 150 रुपये, आफ्टर बार्गेनिंग इट कैन कम डाउन टू 120 रुपीज़। बार्गेनिंग, ठीक है, बार्गेनिंग करने के बाद, कम करवाने के बाद 120 रुपये पे आ जाते हैं। अ स्मार्ट कस्टमर कैन ब्रिंग इट डाउन फर्दर 100 रुपीज़। जो स्मार्ट कस्टमर्स हैं वो 100 रुपये तक भी चले जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनकी लाइफ कितनी कठिन होती है, ठीक है। वह भले ही अपना शरीर बेच के पैसे कमाती हैं, बट उनको उसका भी इतना कम पैसा मिलता है कि वो अपना जीवन अच्छे से नहीं चला पाती। ये बताने की कोशिश की गई है इस बुक में। जर्नलिस्ट आर द टॉट टू कीप एन इमोशनली डिस्टेंस बिटवीन देम सेल्फ एंड देयर सब्जेक्ट मैटर। तो जो जर्नलिस्ट है उन्हें बेसिकली ये सिखाया जाता है कि आप अपने इमोशनल और अपने वर्क, मतलब आपका प्रोजेक्ट, इमोशनल और प्रोजेक्ट को दोनों अलग अलग रखिए, ठीक है। उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने सब्जेक्ट या फिर प्रोजेक्ट के साथ ही अपने इमोशनल्स को जोड़ दें, क्यों, क्योंकि समटाइम्स जो सुषमा है उन्हें कस्टमर मिलता ही नहीं है इस हिसाब से, ठीक है, कस्टमर मिलता ही नहीं है सुषमा को, तो सुषमा पैसे नहीं कमा पाती। तो ये दिखाया गया है कि सुषमा की लाइफ कितनी कठिन है। तो उस समय जब सुषमा को कस्टमर नहीं मिलता तो जो मयंक है उन्हें काफ़ी दुख होता है। वो सोचते हैं कि मैं पैसा दे दूं, बट उनकी कभी हिम्मत नहीं होती इस चीज़ को देने की, ठीक है। तो ये बताया गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ नहीं, सिर्फ सिंपली 2 क्वेश्चन दिए गए हैं हमारी बुक में। तो वो क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सुषमा लाइफ।
तो आपको यहाँ पे सुषमा की जो लाइफ है उसका एक ब्रीफ अकाउंट देना है। ब्रीफ अकाउंट का मतलब कि आपको सुषमा की लाइफ के बारे में बताना है, उन्होंने लाइफ किस तरह है, किस प्रकार की है लाइफ, ये सब आपको डिस्कस करना है उस छोटे से पैराग्राफ में। ठीक है। मेंशन सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ सूफीज राइटिंग। तो यहाँ पे आपको सूफीज की जो राइटिंग है उसके ऊपर डिस्टिंक्टिव फीचर्स बताने, कुछ ऐसे फीचर्स जो कि सूफी यूज़ करते हैं। बेसिकली वो इंटरव्यू इतने सारे लेते और कोटेशंस डालते हैं, अलॉट्स ऑफ कोटेशन ही यूज़ अलॉट्स ऑफ इंटरव्यू इन देयर बुक। ठीक है। और वो क्या करते हैं, और सबसे ज़्यादा मेन बात जो है वो बात यह है कि जो सूफ़ी हैं वो एकदम ऑनेस्ट है, वो कुछ भी ऐसी चीज़ छुपाना ही नहीं चाहते अपनी बुक में जो कि सुषमा की लाइफ से या फिर उनकी बुक में हो बट वो छुपा रहे हो, नहीं, वो एकदम वाइट वॉश लिखते हैं, कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करते, जो है वही लिखते हैं। और उनको इस बात की कोई शर्म नहीं है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक लाइन बताई थी जिसमें वो बता रहे होते हैं कि सुषमा का रेट 150 है, उसके बाद 120 आ जाता है, कोई कोई 100 में भी चला जाता है। ठीक है। तो वो ये शर्माने लिखने से भी नहीं शर्माते। तो ये बात होती है। ठीक है। ये कुछ मेन फीचर्स हैं जो कि मयंक की पोइट्री को, बुक्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। उसके बाद हम चेक देखें तो हमारा जो नेक्स्ट राइटर है उसका नाम है खिशेले भट्टर्जी। किसहेली बैटर्जी, बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग। और उनकी जो बुक है बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग, बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग का मतलब कि बैक टू वेयर, वापस वहाँ जहाँ से मैं कभी बिलोंग ही नहीं करता। ठीक है। तो अबाउट द आथर के बारे में देखें तो किसहेली बैटर्जी वॉज बोर्न इन 1969। उनका जन्म 1969 में हुआ था, 1969 में। He is well known author, academic, documentary filmmaker and former senior journalist। जो भट्टर्जी हैं, जो भट्टर्जी हैं हमारे नेक्स्ट राइटर हैं, वो एक काफ़ी वेल नोन ऑर्थर हैं। ठीक है। जाने माने लेखक हैं, अकेडमिक में भी हैं। ठीक है। अकेडमिक सेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा जाने माने, डॉक्यूमेंट्री लिखते हैं, फिल्म मेकर हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, फॉर्मर सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। और कुछ टीवी चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में वो फॉर्मर जर्नलिस्ट भी रहे हैं। तो ये बात है, ये उनके कुछ बारे में है। उसके बाद हम आगे स्टोरी देखेंगे उनकी। द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ रैकआउट फाउंडेशन, रिच आउट फाउंडेशन के फाउंडर ऑफ डायरेक्टर हैं। ठीक है। बॉर्न इन गुवाहाटी एंड एजुकेटेड इन शिलोंग, ही वॉज रेजिडेंट एडिटर ऑफ एनडीटीवी। तो जो भट्टर्जी हैं उनका जन्म हुआ था 1969 में गुवाहाटी में, और उन्होंने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की है, एजुकेशन प्राप्त की है, वो है शिलोंग से। ठीक है। और वो रेजिडेंट एडिटर भी रहे थे एनडीटीवी के, एनडीटीवी जो कि एक जाना माना टीवी चैनल है उसके। ही वॉज ऑथर्ड थ्री बुक्स, उन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड एज ए जर्नलिस्ट एंड रेजिडेंट एडिटर ऑफ एनडीटीवी। उन्होंने जब जर्नलिस्ट थे और एनडीटीवी के डायरेक्टर थे, उस समय उन्होंने एडिटर और डायरेक्टर दोनों यही थे अपने टाइम पे। ठीक है। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर 3 बुक्स को लिखी थी। तो बुक का नाम है चाय इन पूमा बाजार, बिलोंग फ्रॉम इंडिया नॉर्थ ईस्ट, ब्लड ऑन माई हैंड्स, कन्फेशन, स्टेट एनकाउंटर। तो ये बुक्स उन्होंने अपने उसमें लिखी हैं। इसके बाद हम देखें तो जो स्टडी गाइड है जो हमें उनके बारे में बताता है वो ये है। बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग, इंडिया वॉज एन अनकम्फर्टेबल रिकॉर्डेड एंड रिकॉल प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन इट्स मेजर सिटीज़। ठीक है। तो इंडिया एक ऐसा देश है, सिंपली मैं आपको अपने शब्दों में बताऊं तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ से आए हुए लोगों को अनदर कंट्रीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, इन सब कंट्रीज़ में जगह नहीं मिलती। ठीक है। तो ये एक काफ़ी कठिनाई वाली बात है। सिंपली आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इंडिया हैज़ अनकम्फर्टेबल रिकॉर्ड ऑफ रेशियल प्रिजुडिसी अगेंस्ट पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन इट्स मेजर सिटीज़। मेजर सिटीज़ में उन लोगों को कोई भी जगह नहीं मिलती, उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है, जॉब मिलने में दिक्कत होती है, स्टडी से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें देखनी पड़ती है। भट्टर्जी
spent his childhood and youth in a Shillong during the trouble in history। तो भट्टर जी ने अपना जीवन मतलब बचपन और अपनी जवानी शिलोंग में गुजारी है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी, जब शिलोंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, ट्रबल था, प्रॉब्लम चल ही रही थी, उस समय उन्होंने अपना बचपन और जवानी वहीं पे बिताई है। तो उस समय शिलोंग का बंटवारा होने वाला था, इस तरह से चल रहा था कि न्यू न्यू स्टेट्स बन रहे थे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि ये किसकी कंट्री, ये किसका कैपिटल है, किसका कैपिटल नहीं है। इन 1979 शिलोंग बिकम कैपिटल ऑफ मेघालय। 1972 में शिलोंग को मेघालय का कैपिटल घोषित कर दिया गया। द ऑर्थर लेफ्ट शिलोंग अराउंड 1990। 1990 में भट्टर जी ने अब शिलोंग छोड़ दिया एंड आफ्टर 15 ईयर्स एंड टेक टू वॉक थ्रू टाउन एंड रिटर्न आफ्टर 15 ईयर। और 1990 में छोड़ दिया और फिर 15 साल बाद वो वापस आए अराउंड 2005 में। 2005 के अराउंड वो वापस आए शिलोंग, और वो पैदल मतलब वॉक करके अपने टाउन जा रहे थे, मतलब अपने टाउन की तरफ जा रहे थे वॉक करके। तो जब वो 15 साल बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ का जीवन है थोड़ा बहुत बदल चुका है। आफ्टर रिटर्निंग ही नोटिस दैट शिलोंग हैज़ लॉस्ट ऑफ सम चार्म। शिलोंग ने अपना चार्म, सुंदरता को खो दिया है। एंड मैनी ओवर राइड्स वायर्स। और उन्होंने ये भी देखा कि जो वायर्स हैं, काफ़ी सारे वायर्स उनके सर के ऊपर से जा रहे थे। तो सिंपली जब वो वापस आए तो शिलोंग में डेवलपमेंट चालू हो चुकी थी, काफ़ी सारे होटल्स बन गए थे, काफ़ी सारे घर बन गए थे, डेवलप्ड हो गई थी, बिल्डिंग्स तैयार हो चुकी थी शिलोंग की तरफ। तो इससे ऐसा लगा कि शिलोंग ने अपनी सुंदरता को खो दिया। वहाँ पे पेड़ वेड़ों को काट के हरियाली को हटा दिया गया। काफ़ी सारे व्हीकल्स रोड पे आने लग गए थे, जैसे यहाँ लिखा, एंड व्हीकल्स क्राउड एंड द स्ट्रीट। ठीक है, गली में काफ़ी सारे व्हीकल्स के क्राउड देखने को मिले, बट द एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स नॉन लोकल इज़ अनचेंज्ड। ठीक है, तो काफ़ी सारा चेंजेस आए, बट एक मेन चेंज था जो नहीं आया, वो था एटीट्यूड। जो वहाँ के परमानेंट लोग हैं उनका, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके प्रति एटीट्यूड। नॉन लोकल्स, ठीक है, नॉन लोकल्स का मतलब वह लोग जो बाहर से आते हैं या फिर वहाँ के निवासी नहीं हैं, उनके प्रति जो उनका भाव था वो एकदम बदला नहीं। ठीक है, तो इससे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेली थी। वॉकिंग अराउंड टाउन द ऑर्थर रिकोगनाइज सम ऑफ हीज नॉन टेरेबल फ्रेंड हु हैड स्टेड बिहाइंड। जब भट्टर जी अपने टाउन की तरफ जा रहे थे बाय द वॉकिंग, तो उन्होंने कुछ रिकोगनाइज किया, उन्होंने कुछ कोशिश करी समझने की। सम ऑफ हीज फ्रेंड्स, उनके पुराने दोस्त, नॉन ट्रेवली फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो कि वहाँ के पक्के निवासी नहीं हैं, ठीक है, वो वहाँ पे रह रहे थे। कहाँ पे? पीछे के इलाके में छुप कर रह रहे थे। नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि वो वहाँ रहते हैं, बट उनका कोई दबदबा नहीं था उस क्षेत्र में। ठीक है, तो उन्होंने उन लोगों को भी देखा। वॉकिंग थ्रू द मार्केट प्लेस हैज़ सीज द ऑर्चिड एंड ऑरेंजेस एंड फील एट होम एंड फील एस होम। जब वो मार्केट की तरफ से निकले तो उन्होंने ऑर्चिड्स एंड ऑरेंजेस को फील किया। ठीक है, उनके महक सूंघी, उन्हें फील किया, जैसा कि वो अपने पुराने टाइम में अपने घर पे फील करा करते थे। तो इससे भट्टर जी जो हैं, हमारे जो ऑर्थर हैं, वो ये बताते हैं कि कितने सुहाने दिन थे जब वो वहाँ पे रहा करते थे, बट जब उन्होंने वहाँ से छोड़ा तो उनकी जो सारी मेमोरीज थी वो एक तरह से समाप्ति हो गई थी। थ्रू ही नेवर टॉक्स अबाउट हिज शिलोंग डेज, द मेमोरीज ऑफ इट्स ब्यूटी आर पार्ट ऑफ हिज कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद भट्टर जी ने, जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने कभी भी शिलोंग की बात नहीं की, और जो उनकी मेमोरीज है वो बस एक सुंदरता है, ऑफ इट्स ब्यूटी, ऑफ पार्ट ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बस एक सुंदरता है। ठीक है, एक तरह से सुंदरता है उनके कॉन्सिक्वेंसेस के, बिकॉज वहाँ की जो कंडीशन थी शिलोंग की वो तब भी ख़राब थी और 15 साल बाद भी ख़राब ही थी। वहाँ के लोग अलग ही रहा करते थे, वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो वहाँ के अलग से आने वाले लोगों को ज़्यादा वो नहीं करते थे। ठीक है, तो इस बात की प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। द ऑर्थर यूज मैनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस द फीलिंग अबाउट शिलोंग सच एज होमलेस, फिगरेटिव, नॉन लोकर्स एंड सो मैनी, मेक ए लिस्ट। तो इसके ऊपर आपको एक लिस्ट बनानी है उन शब्द की जो कि ऑर्थर की फीलिंग्स को दर्शाते हैं, जैसे नॉन लोकल्स,
वह लोग, जैसे कि यहाँ देखा नॉन लोकल्स, ठीक है, गैंग्स, वहाँ पे एक गैंग भी हुआ करता। इसके बाद आते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे चैप्टर में दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में भी देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द ऑर्थर यूज मैनी वर्ड्स एक्सप्रेस हिज फीलिंग अबाउट शिलोंग सच एज होमलेस, फिगरेटिव, नॉन लोकल्स एंड सो मैनी टू मेक अ लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने अपनी किताब में या फिर बुक में और इस चैप्टर में भी काफ़ी ऐसे शब्दों का यूज़ किया है, ठीक है, जो कि ये बताते हैं कि उनकी जो फीलिंग है, किस तरह की फील वो करते हैं शिलोंग में। तो इन्होंने बताया होमलेस, ठीक है, होमलेस का मतलब उनके पास कोई घर नहीं था शिलोंग में। फिगरेटिव, डरे हुए से रहते थे। नॉन लोकल्स, वो एक ऐसे लोग हैं जहाँ वहाँ के लोकल नहीं है। तो ये फीलिंग्स वो दर्शाती है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है काफ़ी सारे वर्ड्स की, ठीक है। वहाँ पे एक गैंग हुआ करती थी लोकल्स की, तो लोकल गैंग्स ये शब्द हो सकता है, या फिर और भी काफ़ी सारे शब्द होते हैं। आप जब चैप्टर को देखेंगे एक बार तो आपको कुछ शब्द मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं डिस्कस द आर्टिकल विद रेफरेंस ऑफ इट्स टाइटल। यहाँ पे अब आपको आर्टिकल को डिस्कस करना है। जो आर्टिकल दिया गया है, ठीक है, उसका जो टाइटल क्या है, उस टाइटल को डिस्कस करके आपको बताना है, प्रॉपर डेफिनेशंस में दिखाना है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है और जो लास्ट राइटर है और जो लास्ट बायोग्राफी है वो है हमारे स्टीव जॉब्स, को फाउंडर ऑफ एप्पल, आईफोन। जैसा कि आप जानते होंगे स्टीव जॉब्स आईफोन के निर्माता हैं, जिन्होंने आईफोन की कंपनी को खड़ा किया है, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स निर्माता है, तो उनके बारे में ये बायोग्राफी है। तो जो बायोग्राफी लिखी है उनका नाम है वॉल्टर इसेशन। वॉल्टर इसेशन उनका नाम है, जिन्होंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखी है। तो देखते हैं स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी में उन्होंने क्या लिखा है। स्टीव जॉब्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में जो स्टीव जॉब्स हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस व्यक्तियों में से एक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कंप्यूटर को बनाया, ठीक है। उसके बाद उनकी कंपनी ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई, आईपैड बनाया, एप्पल का आईफोन बनाया, आईपॉड बनाया, आईपैड बनाया, ठीक है, घड़ियाँ बनाई जो कि इतनी हाईटेक हैं कि वो पूरी दुनिया में जानी मानी जाती हैं, जैसे कि आप भी यूज़ करते होंगे। तो ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन इन यूएस। उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है, उन्होंने एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जो कि काफ़ी कठिन थी। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो यूएस में पर्सनल कंप्यूटर बनाएंगे और पूरी दुनिया में उसे पूरे यूएस में उसे प्रोवाइड करेंगे पीपल्स के लिए, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर्स का मतलब कि हर व्यक्ति के पास एक अपना कंप्यूटर हो। शुरुआत में जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, ठीक है, तो उस समय कंप्यूटर सिर्फ संस्थाओं के पास थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आर्मी के पास थी, ठीक है, रिसर्च सेंटर्स के पास सिर्फ कंप्यूटर्स थे, पर पर्सनल नहीं था। तो उन्होंने बेड़ा उठाया कि हम पर्सनल कंप्यूटर बनाएंगे और सबको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद उन्होंने आगे की, तो ही डेवलप्ड एप्पल 1। उन्होंने एप्पल 1 बनाया। उनका एक फ्रेंड था वोजनिक्स पर्सनल कंप्यूटर एंड फाउंडर कंप्यूटर्स इन 1979 टू सेल इट। उन्होंने एप्पल 1 कंप्यूटर बनाया अपने दोस्त के साथ मिलकर, वोजनिक्स, जो कि पर्सनल कंप्यूटर भी के फाउंडर भी थे, 1997 में टू सेल इट। उन्होंने 1997 में बनाया और उसे सेल करने के लिए बनाया था। अ ईयर लेटर दे लॉन्च्ड एप्पल 2, मोस्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर इन दिस वर्ल्ड। उसके कुछ साल बाद उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसको एप्पल 2 के नाम से जाना जाता है, तो जो कि पूरी दुनिया में सक्सेसफुल कंप्यूटर्स में से एक है, ठीक है। सक्सेसफुल कंप्यूटर था, मोस्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर इन दिस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सक्सेसफुल कंप्यूटर था। तो ही वॉज फायर्ड फ्रॉम एप्पल इन 1985। उन्हें अपनी ही कंपनी से, सपोज करिए कि उन्होंने एक एप्पल की कंपनी खड़ी करी, ठीक है, स्टीव जॉब्स ने एक ऐसी कंपनी खड़ी करी जो कि कंप्यूटर्स बनाती है, और कुछ समय बाद उन्हें ही उस कंपनी से निकाल दिया गया। सपोज करिए कि आपने एक कंपनी खड़ी करी और कुछ सालों बाद आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने आपको बाहर कर दिया। तो ये काफ़ी कठिन वाली बात होती है। थ्रू द फ्यू फॉर्मर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम एप्पल, कुछ एप्पल के कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने फॉर्मर एम्प्लॉयज़ थे जिनके कहने पर एप्पल से उन्हें निकाल दिया गया, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स ने एक बड़ी स्पीच दी है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसे देखें। आप उसमें जानेंगे कि स्टीव जॉब्स की लाइफ कितनी कठिन रही है, ठीक है। वो प्रॉपर स्पीच इंग्लिश में है और उसके नीचे सबटाइटल्स भी दिए जाते हैं,
तो आप उसे अच्छे से देखें, उसमें आपको इस चैप्टर में लिखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ही स्टार्टेड, कुछ टाइम बाद उन्होंने एक नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट करी, कंप्यूटर डेवलपमेंट कंपनी। एक नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट करी जो कि कंप्यूटर बनाती थी। इन 1986 द फाउंडर न्यू कंपनी पिक्सर, 1986 में उन्होंने एक कंपनी बनाई पिक्सर, ठीक है, एंड प्रोड्यूस द फर्स्ट 3D एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी इन 1995। 1995 में उन्होंने एक टॉय स्टोरी नाम की मूवी बना, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवी इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया में फेमस हुई थी वो मूवी टॉय स्टोरी, और सबसे पहले 3D एनिमेशन मूवी थी। एनिमेशन मूवी उस समय बनाना काफ़ी कठिन था, ठीक है, फर्स्ट मूवी थी टॉय स्टोरी, जो कि आज भी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बड़े लोग भी उन्हें देखते हैं क्योंकि उस मूवी की स्टोरीज हैं। अब उसके अलग अलग पार्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो 1986 में एक कंपनी बनी पिक्सर, जिसने 3D एनिमेटेड मूवी बनाई थी टॉय स्टोरी, जो कि स्टीव जॉब्स की तरफ से फाउंडेड की गई थी। अब इसके बाद एप्पल एक्वायर्ड नेक्स्ट इन 1997, स्टीव जॉब्स बिकम द CEO। तो 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को अडॉप्ट कर लिया एक तरह से, ठीक है, अपने अंदर कोलैबोरेट कर लिया, और स्टीव जॉब्स जो थे वो बन गए CEO ऑफ एप्पल। एप्पल के CEO बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया उन्हें। आफ्टर दिस एप्पल स्टार्ट मैनी थिंग्स इन इंडस्ट्री। अब यहाँ पे बात आती है कि एप्पल ने कुछ समय बाद ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दिया जो कि पूरी दुनिया में फैल गई। आईफोन, आईपैड, ठीक है, एप्पल के कंप्यूटर्स, मैक एयर, दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने बनाई, और जो कि पूरी दुनिया में फेमस भी हैं इस समय। एप्पल के पास अपना पर्सनल विंडो है, बेसिकली वो विंडोज़ का यूज़ नहीं करते हैं, उनके पास एक अपना विंडो है जो कि वो यूज़ करते हैं, जिसको एप्पल के नाम से जाना जाता है। एंड हाफ ईटन एप लोगो बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस लोगो इन दिस वर्ल्ड। और ठीक है, आधा खाया हुआ एप्पल जो है, जो एप्पल का लोगो है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हो गया। इन 1974 ऑन द एडवाइस ऑफ the friend decided to travel India and left his job from video game company and went into to search a guru। तो एप्पल स्टार्ट करने से पहले स्टीव जॉब्स एक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था एट्री, ठीक है, वो वीडियो गेम डेवलपमेंट कंपनी थी, वीडियो गेम डेवलपमेंट कंपनी थी। तो उन्होंने क्या करा, जब उनके एक दोस्त की एडवाइस पे 1974 में एक दोस्त ने उन्हें एडवाइस दी कि तुम इंडिया जाओ और वहाँ जाके एक गुरु से मिलो, ठीक है, जो कि तुम्हें आंतरिक शांति के लिए बताएंगे। तो उन्होंने क्या करा, अपनी वीडियो गेम, सोच सकते हैं आप उस व्यक्ति ने कितना बड़ा कदम उठाया स्टीव जॉब्स ने, कि उन्होंने अपनी वीडियो गेम कंपनी का छोड़कर इंडिया का ट्रैवल करा, सिर्फ इसलिए कि वो एक गुरु से मिल सके, ठीक है, वो एक गुरु को सर्च कर सके। तो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया और अपनी जॉब को छोड़ के वो चल दिए। इसके बाद आता है ही कंटिन्यूड टू प्रैक्टिस मेडिटेशन हिज होल लाइफ ऑलवेज सर्च इन इनर पीस। उसके वहाँ से आने के बाद स्टीव जॉब्स ने क्या करा, वहाँ से वापस आने के बाद स्टीव जॉब मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे, ठीक है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने योगा करा, और पूरी ज़िंदगी वो अपने क्या ढूंढते रहे, इनर पीस, आंतरिक शांति को ढूंढते रहे पूरे जीवन भर। अबाउट द ऑर्थर, अब यहाँ पे हम ऑर्थर की बात करते हैं जिन्होंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखी है। तो ऑर्थर के बारे में देखो, द ऑर्थर वॉल्टर इसेशन। व्हाट इज इसेशन इज़ द अमेरिकन ऑर्थर, जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन एंड एकेडमिक। जो वॉल्टर है वो एक अमेरिकन ऑर्थर है, जर्नलिस्ट है, हिस्टोरिकन है, जो का हिस्ट्री से प्रेरित है, और एकेडमिक्स भी है। CEO ऑफ CNN एंड मैगजीन एडिटर ऑफ टाइम्स मैगजीन। जो वॉल्टर है वो CEO रह चुके हैं, CNN काफ़ी जाना माना चैनल है, ठीक है, उसके मैगजीन मैनेजिंग एडिटर भी रह चुके हैं, और टाइम्स की मैगजीन के भी वर्क कर चुके हैं। उन्होंने कुछ फेमस बायोग्राफीज़ भी लिखी हैं, कुछ फेमस लोगों की, जिनके बारे में बात करते हैं। तो बायोग्राफीज़ रिटन बाय ऑर्थर, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उनके ऊपर एक उन्होंने बुक लिखी थी, द अमेरिकन लाइफ 2003 में जो कि आई थी। उसके बाद उन्होंने एक एल्बर्ट आइंस्टाइन पे भी बुक लिखी, एल्बर्ट आइंस्टाइन हीज लाइफ एंड यूनिवर्स 2017। सो जो वॉल्टर है वो एक काफ़ी जाने माने लेखक भी रहे हैं अपने जीवन काल में, ठीक। उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया लोगों की वो लिखी है कि उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स से भी पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि जो स्टीव जॉब्स हैं उन्होंने किस तरह उनसे कहा कि आप मेरी भी वो लिखें, ठीक है। तो जॉब्स अप्रोच इसेशन
in 2004, but he didn't agree. And in 2009, Jobs again asked him to write Jobs' biography and he agreed. ठीक है, तो स्टीव जॉब्स ने 2 बार वॉल्टर से कहा था कि आप मेरी बायोग्राफी लिखिए। ठीक है, तो 2004 में पहली बार कहा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। वॉल्टर ने कहा कि अभी आपको जीवन में काफ़ी कुछ करना है, तो सिंपली आपकी बायोग्राफी तब लिखी जाएगी जब आप जीवन में और भी ज़्यादा सफलता पालेंगे। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने दोबारा 2009 में दोबारा पूछा कि आप मेरी बायोग्राफी लिख सकते हैं, तो इस समय वॉल्टर ने हाँ कर दिया बायोग्राफी लिखने के लिए। ठीक है, देन वो सेशन इंटरव्यूड ओवर 100 पीपल अराउंड द स्टीव जॉब्स। ही टेक 40 टाइम्स इंटरव्यूड ऑफ स्टीव जॉब्स। तो जो वॉल्टर हैं उन्होंने जो भी स्टीव जॉब्स थे उनके आसपास जितने भी थे उतने में 100 लोगों से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया था। ठीक है, और 40 से ज़्यादा बार तो स्टीव जॉब्स का इंटरव्यू लिया था अपनी किताब के लिए। 40 से ज़्यादा बार इंटरव्यू देना काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी बड़ी संख्या होती है 40। स्टीव्स वाइफ अग्रीड डिसीजन नॉट टू वाइट वॉश एनी पार्ट ऑफ बायोग्राफी। तो स्टीव जॉब्स की जो वाइफ थी उन्होंने वॉल्टर या फिर ऑर्थर से कहा कि आप जो बायोग्राफी है उसमें कुछ भी ऐसा ना छूटे। ठीक है, आपको सब कुछ लिखना है उस बायोग्राफी में, कुछ भी नहीं छुपाना। द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 2011। 2011 में बुक पब्लिश हुई थी। जस्ट पता है कब हुई थी? ये बुक हुई थी 2011 में, स्टीव जॉब्स के गुजरने के 99 दिन बाद। इट वॉज द बेस्ट सेलर न्यूयॉर्क टाइम्स एंड ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर द सेल्स ऑफ बायोग्राफी। ये बुक एक ऐसी बुक थी जिसमें जिस बुक ने न्यूयॉर्क के टाइम्स के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। ठीक है, बायोग्राफी सेल्स करने में न्यूयॉर्क के जितने भी रिकॉर्ड्स थे बायोग्राफी सेल्स करने में, उन सबको उसने तोड़ के आगे बढ़ी। अब यहाँ पे हम स्टडी गाइड की बात करते हैं। तो स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ में क्या क्या करा उसके बारे में देखते हैं। तो स्टडी गाइड, एट्री एंड इंडिया। तो सबसे पहले एट्री की बात करते हैं जो कि एक कंपनी है गेम बनाने वाली। स्टीव जॉब्स ने वहाँ पे क्या करा? स्टीव जॉब्स जॉइंट रीड कॉलेज इन 1974। 1974 में उन्होंने एक कॉलेज ज्वाइन करा एंड ड्रॉप्ड ऑफ आफ्टर फ्यू मंथ बिकॉज ही डोंट वांट टू लॉस्ट हिज मनी, ही डोंट वांट टू वेस्ट द मनी एंड टाइम ऑफ हिज फैमिली। तो स्टीव जॉब्स ने 1974 में एक कॉलेज ज्वाइन करा और उस कॉलेज को ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों बाद, हम कह सकते हैं कुछ फ्यू मंथ आफ्टर लेटर, बिकॉज ठीक है उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अपने माता पिता के पैसे और अपना समय दोनों नष्ट कर रहे हैं। इस तरह स्टीव जॉब्स ने ये छोड़ दिया। जब आप स्टीव जॉब्स की स्पीच सुनेंगे जो कि उन्होंने एक कॉलेज में दिया है, ठीक है, तो वो अगर आप वो स्पीच सुनेंगे तो स्टीव जॉब्स उसमें बताते हैं कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या था उस चीज़ का। तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखें जिससे कि आपको समझ आने में दिक्कत नहीं होगी। वो नहीं चाहते थे कि पैसा और समय दोनों में से कुछ भी बर्बाद हो। ही रीड एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर एंड जॉइन एट्रिक गेम मेकिंग कंपनी। उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा था एट्री कंपनी के बारे में जो कि गेम बनाती है, और उन्होंने क्या करा, वो कंपनी को ज्वाइन कर लिया जाके। स्टीव डिड नॉट टॉक विद देयर कॉलीग्स इन अ गुड बिहेवियर। स्टीव क्या करते थे, अपने कॉलीग्स थे अच्छे बिहेवियर में बात नहीं करते थे, अच्छे बिहेवियर में वो बात नहीं करते थे अपने कॉलीग्स से। स्टीव वर्कड एज अ टेक्नीशियन $5 एन आवर इन एट्री। स्टीव उस कंपनी में $5 प्रति घंटे के हिसाब से काम करते थे। स्टीव वॉज एक्साइटेड टू स्टार्ट देयर ओन कंपनी एंड रॉन यान आर द बेस्ट फ्रेंड एंड दे स्टार्ट देयर कंपनी। ठीक है, तो स्टीव अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। मतलब कि एप्पल कंपनी जो है आईफोन, उसको स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। तो उन्होंने क्या करा, अपने दोस्त के साथ मिलकर वो कंपनी स्टार्ट करी। रॉयन आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ स्टीव जॉब्स। ठीक है, उसके साथ मिलकर कंपनी स्टार्ट करी। ऑर्थर यूज अलॉट्स ऑफ कोटेशन टू बिल्ड अ मल्टी डायमेंशनल पिक्चर ऑफ स्टीव जॉब्स पर्सनैलिटी। ऑर्थर ने क्या करा, काफ़ी सारे कोटेशंस का यूज़ करा है ताकि वो जो स्टीव जॉब्स हैं उनकी जो इमेज है उसको मल्टी डायमेंशनल बना सके, अलग अलग टाइप से लोगों को दिखा सके। देन उनका इंडिया का टूर किस प्रकार का रहा। वन ऑफ द रीज़न स्टीव जॉब्स टू टेक जॉब इन एट्री टू सेव मनी टू ट्रैवल टू इंडिया ऑन अ स्पेक्टेकुलर जर्नी। स्टीव जॉब्स का एक अलग सा रीज़न था कि उन्होंने क्यों एट्री कंपनी में जॉब ली,
रीज़न था कि वो कुछ पैसा जमा करके इंडिया का ट्रैवल करना चाहते थे, स्पेक्टिकुलर जर्नी, ठीक है, एक धार्मिक यात्रा करना चाहते थे। स्टीव कॉलेज फ्रेंड सजेस्ट हिम टू मीट नीम कार्ली बाबा हु लिव्ड इन विलेज नियर नैनीताल, ठीक है। तो कॉलेज के फ्रेंड ने स्टीव जॉब्स को एक सजेशन दिया कि आप इंडिया जाइए, ठीक है, वहाँ पे नीम कार्ली का कराली बाबा से मिलिए, जो कि कहाँ रहते हैं, नैनीताल के पास एक गांव है, उसमें रहते हैं। जॉब्स मेड हिज इंटरेस्ट इन मेडिटेशन एज जॉब्स सीज, स्टीव जॉब्स ने अपना इंटरेस्ट मेडिटेशन में बनाया, और जैसा कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जैसे कि ये कोटेशन में है, फॉर मी इट वॉज सीरियस सर्च, मेरे लिए ये काफ़ी कठिन, ठीक है, सीरियस सर्च थी। इट वुड बीन टर्न ऑन टू द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हु आई वॉज एंड हाउ आई फिट इन टू थिंग्स, ठीक है। ये मेरे लिए काफ़ी कठिन सर्च थी, टर्न इट ऑन टू आइडिया, और ये एक मेरे जो दिमाग में आइडिया आया उसके लिए बदलाव भी था, ट्राइंग टू फिगर आउट, ये फिगर आउट करना, ये जानना कि मैं कौन हूँ, एंड हाउ आई फिट इन टू अ थिंग्स, और मैं कुछ चीज़ों में किस तरह फिट हो सकता हूँ। इसके बारे में जानने के लिए स्टीव जॉब्स ने अपना मेडिटेशन को स्टार्ट करा और इंडिया जाने की बात कही। जॉब्स क्विट हिज जॉब एंड A1 Alcon हेल्प हिम टू अरेंज फॉर हिज ट्रैवल फॉर सम ऑफिशियल वर्क्स। तो A1 Alcon एक व्यक्ति है जिसने स्टीव जॉब्स के लिए पैसे का इंतजाम करा ऑफिशियल वर्क से, ताकि वो इंडिया का टूर कर सके। ही टुक फ्लाइट टू न्यू दिल्ली, आफ्टर फ्यू डेज वेंट हरिद्वार टू सी कुंभ मेला। कुछ समय बाद वो दिल्ली से उन्होंने एक फ़्लाइट पकड़ी, ठीक है, अमेरिका से, और दिल्ली आए। दिल्ली में कुछ दिन रुके, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, बुक में लिखा हुआ है, मैंने वो नोट डाउन नहीं किया है, तो सिंपली है कि उनकी कुछ दिन तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद उन्होंने हरिद्वार जाने की सोची कुंभ का मेला देखने के लिए, एंड देन ही वेंट हरिद्वार। फ्यू डेज आफ्टर ही वेंट आश्रम नीम कालरी बाबा, बट ही हैड डाइड फ्यू मंथ अगो। जब वो नीम कारली बाबा से मिलने के लिए गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बाबा कुछ महीने पहले ही मर गए थे। देयर इज़ लिव्ड अ लोकल फैमिली हु फीड हिम, देयर ही फाउंड अ कॉपी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय स्वामी परशुराम योगींद्रा। ठीक है, तो वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बाबा तो थे, नीम कारली बाबा वो तो गुजर चुके हैं, ठीक है, वो चल बसे। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, लोकल फैमिली, उस फैमिली ने उन्हें क्या करा, फीड करा, उन्हें खाना खिलाया, और वहीं पे उन्होंने एक कॉपी मिली ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नाम से एक ऑटोबायोग्राफी मिली थी बाय स्वामी परमाशनाशा योगेंद्रा, परमाशा की योगेंद्रा की बुक मिली। नाम थोड़ा कठिन है, ज़ुबान पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनकी एक बुक मिली थी, व्हेन ही गोज यंग ग्रू सो ग्रू लाफिंग गोज टू यंग गुरु। जब वो यंग गुरु के पास पहुँचे तो यंग गुरु ने उन्हें देखा, यंग गुरु मतलब ऐसे लोग जो गुरु बन चुके हैं पर उनकी जो एज है वो यंग है, ठीक है। तो उन्होंने उसे देखा और हंसने लगे उन पर। ही टुक हिम टू अ वेल शेव्ड ऑफ हिज लॉन्ग हेयर, फिर वो उन्हें लेकर गए, गुरु अपने साथ लेकर गए, उनका शेव करा, उनके बाल कटवा के लाए और उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बना के लाए। आफ्टर 7 months ही रिटर्न अमेरिका बट कंटिन्यूड ही सर्च ऑफ इनर पीस। 7 महीने बाद स्टीव जॉब्स वापस अमेरिका आए और उन्होंने क्या करा, फिर से उन्होंने अपनी खोज चालू कर दी आंतरिक शांति के लिए। इसके बाद आता है हीज फ्रेंड कोटे सेज दैट इन मॉर्निंग एंड इवनिंग ही वुड मेडिटेट एंड स्टडी। तो उनके फ्रेंड ने एक बात बताई उन्हें कि मैं सुबह और शाम को मेडिटेशन करता हूँ और स्टडी करता हूँ, तो जिससे कि मेरा दिमाग जो है और शांति, आंतरिक शांति मिल जाती है। तो द सर्च। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि उनकी जो सर्च क्या थी। स्टीव जॉब्स वॉज 19 व्हेन ही ट्रेवल्ड टू इंडिया, बट हीज इंटरेस्ट इन हिंदू रिलीजियस फिलोसफी एंड जैन बुद्धिज्म कंटिन्यूड रेस्ट ऑफ द लाइफ। स्टीव जॉब्स 19 साल के थे तब उन्होंने इंडिया की यात्रा की थी। तो आप सपोज कर सकते हैं कि इंडिया की यात्रा जब की थी तो वो कितनी छोटी उम्र के व्यक्ति थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है द पीपल इन इंडिया कंट्री साइड डोंट यूज़ देयर इंटेलेक्ट लाइक वी डू।
ठीक है। तो वो यहाँ पे एक बात बताते हैं कि जो इंडियंस हैं वो अमेरिकन से किस तरह अलग हैं। तो पीपल इन इंडिया, जो भारत में रहने वाले हैं, वो कंट्री साइड डोंट यूज़ देयर इंटेलेक्ट लाइक वी डू। वो इंटेलेक्ट यूज़ नहीं करते हमारी तरह। दे यूज़ देयर इंट्यूशन इंटेंड, वो अपने आंतरिक शक्तियों को यूज़ करते हैं। एंड देयर इंट्यूशन इज़ फार मोर डेवलप्ड देन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो उनकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया में डेवलप्ड चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा उनके इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड है। इंस्टीट्यूशन को एक तरह का वो नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। तो वो पूरी दुनिया से ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इंडियंस उस चीज़ का यूज़ करते हैं। इंस्टीट्यूशंस इज़ वेरी पावरफुल थिंग, मच मोर पावरफुल दैन इंटेलेक्ट। in my opinion that is had a big impact on my work। और इम्पैक्ट इस इंस्टीट्यूशंस ने इनके वर्क पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। स्टीव टुक रेगुलर क्लासेस ऑफ मेडिटेशन इन LA आफ्टर ओपनिंग न्यू सेंटर इन लॉन अलॉट्स। ये लॉन अलॉट्स है, लॉस एंजलिस नहीं है, ठीक है। तो लॉन अलॉट्स में एक न्यू क्लासेस खुली थी, वो ले रहे थे, मेडिटेशन की क्लासेस रेगुलर लेते थे। इन ब्रीफ पीरियड ही ऑल्सो ट्राइड समथिंग नो एज प्राइमरली स्कैम थेरेपी। कुछ समय के लिए उन्होंने थेरेपीज भी ली थी। इसके बाद आता है ब्रेकआउट। आफ्टर रिटर्न फ्रॉम इंडिया जॉब्स गो टू बैक आर्टरी फॉर जॉब, ठीक है। तो इंडिया से वापस आने के बाद स्टीव जॉब्स वापस गए अपनी कंपनी में काम के लिए। तो उनका जो फ्रेंड है वोजनिक अलाइड, ठीक है, वोजनिक्स जो है उनका दोस्त, उसने उनके ऊपर आरोप लगाया स्टीव जॉब्स के ऊपर दैट जॉब्स डिड नॉट इन्फॉर्म हिम अबाउट द बोनस $700 ऑफर्ड बाय द बुशनेल, नीदर डिड ही शेयर। तो जो उनका फ्रेंड है वो उन पे ये आरोप लगाता है कि स्टीव जॉब्स ने उन्हें ये नहीं बताया कि बुशनेल की तरफ से उन्हें $700 का ऑफ़र मिला है, ठीक है, बोनस मिला है, और ना ही उसने स्टीव जॉब्स ने ये उनसे शेयर करा। तो इस बात से उनके बीच में खटास आ गई थी। इनोसेंस इंक्लूड एवरीथिंग इन स्टीव्स बायोग्राफी। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी में जो वॉल्टर हैं हमारे राइटर हैं, उन्होंने सब कुछ इंक्लूड किया था। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट जॉब्स एक्सपीरियंस इन इंडिया, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स का एक्सपीरियंस इंडिया में क्या रहा उसके ऊपर आपको फ्यू लाइन्स लिखनी है। बेस्ड ऑन द चैप्टर प्रिपेयर कैरेक्टर स्केच ऑफ स्टीव जॉब्स। यहाँ पे अब आपको स्टीव जॉब्स का कैरेक्टर स्केच भी बताना है। सो ये हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने अपना आज का चैप्टर भी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स पूरी की तरह तैयार हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे आप क्लिक करें और सीधा नोट्स को डाउनलोड करें। और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो फीडबैक लिखिए, मेरे को पता चलेगा उससे मेरी क्या गलतियाँ हैं, मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँगा। सो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।